हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नंदराम दाकर आपके सामने फिर एक बार सेकंड लेसन कक्षा 12 गौड़ जनजाति अपना लास्ट चौथे नंबर का टॉपिक चल रहा था वो लेकर आया हूँ। इससे पहले अपन ने एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति की बात की है। उसमें भी मैं एक मैप हर जनजाति में मैंने आपको बताया है। इस जनजाति में भी आपके एक मैप लेके आया हूँ मैं। मैप से क्या होता है कि लगभग इसके जितने भी क्षेत्र हैं वो आपको इस मैप से कंप्लीट याद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने एक मैप लेकर आ रहा हूँ हर बार। इस जनजाति के बारे में अपन ने उस दिन भी थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर ली थी। बेसिक चर्चा का मतलब इसके क्षेत्र मैंने आपको उस दिन भी शॉर्ट में बता दिए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था गौड़ जनजाति जो है ये विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, या यूं बोल दो कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये भी आप बोल सकते हो। ये दोनों पॉइंट आप एक साथ याद रख सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। इसकी परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं याद। देखो आपको एक बात और बता दूं मैं, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, तो परिभाषा क्या हुई? ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो अपना यहां से इस रेखा से इसको कर्क रेखा बोलते हैं। इससे नीचे वाला जो भारत है ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो सीधी सीधी परिभाषा यहाँ पे क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली जनजाति को गौड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौड़ कहा जाता है। ये आप सेकंड लाइन में क्या याद रखोगे? प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? गौड़ कहा जाता है। गौड़ जनजाति जो है, गौड़ शब्द का अर्थ मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। गौड़ शब्द जो है वो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? पहाड़ी। गौड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। निवास क्षेत्र पहला टॉपिक, अपना सबसे पहला टॉपिक है निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की बात करें, निवास क्षेत्र आपके सामने सारे ही इस मैप में मैंने दर्शा रखे हैं या प्रदर्शित कर रखे हैं। आप जब आपके मैप आएगा परीक्षा में तो उसमें आएगा कि गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए, तो वहां पे इसी प्रकार से आपको प्रदर्शित करने हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और तेलंगाना। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा गौड़ जनजाति का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गोदावरी, इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और सोन। ये जनजाति जो है इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र में निवास करती है।
कौन से नदियों के? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और सोन नदियों के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? अपनी गौड़ जनजाति निवास करती है। ये भी आपको याद रखना है। और ये पूरा क्षेत्र जो है 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा की बात करें 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। ये बात भी आप याद रखना, इसमें वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे जो स्थलखंड की जो ऊंचाई पाई जाती है, पहाड़ों की जो ऊंचाई पाई जाती है, वो कितनी है? 600 मीटर से 900 मीटर तक है। अब आगे अपन इसमें देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। हर जनजाति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप इनका क्या है? ये जनजाति भी आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले स्थानांतरित कृषि। अब आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, स्थानांतरित कृषि, पशुपालन और मछली पालन। करती है। ये सारे क्रियाकलाप इनके स्थानांतरित कृषि करती है, पशुपालन करती है, मछली पालन करती है। देखो, इस जनजाति ने वर्तमान में शिकार करना बंद कर दिया है। इसके स्थान पर क्या कर रही? इसके स्थान पर इन लोगों ने जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि, उसको प्राथमिक देना प्रारंभ कर दिया है। प्राथमिकता उसको देते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा ये कृषि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जाती है इन लोगों के द्वारा। आंध्र प्रदेश में इस कृषि का नाम है दिप्पा कृषि। ये लोग क्या बोलते हैं इस कृषि को? दिप्पा कृषि। स्थानांतरित कृषि का आंध्र प्रदेश में क्या नाम है? दिप्पा कृषि। और मध्य प्रदेश में ये लोग इसको बोलते हैं पेंडा कृषि। क्या बोलते हैं? पेंडा कृषि। दो नाम और यहाँ पे सामने आए हैं स्थानांतरित कृषि के। आप ध्यान रखना, स्थानांतरित कृषि जो है वो विश्व के अनेक कोनों में की जाती है, लेकिन उसमें भी भारत में अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है। जैसे अपन ने राजस्थान के बारे में पढ़ा था, भील जनजाति जो है वो भी स्थानांतरित कृषि करती है। इस कृषि का दूसरा नाम जो है आदिम कृषि है। मैंने वहां भी आपको बता दिया था। और वहां पे इसको दक्षिण राजस्थान में बोलते हैं वालरा। ये अपन पढ़ चुके हैं। इस कृषि का दक्षिण राजस्थान में क्या नाम है? वालरा कृषि। देखो, असम में क्या कहते हैं इसको? असम में इसको बोलते हैं जुमिंग कृषि। सबसे फेमस नाम कौन सा है? जुमिंग कृषि वाला नाम सबसे फेमस है। किसका? स्थानांतरित कृषि का। स्थानांतरित कृषि को जुमिंग कृषि कहाँ पे कहा जाता है? पूर्वी भारत में कहा जाता है। असम जो राज्य है पूर्वी भारत का ही एक राज्य है। अब प्रिय भोजन की बात करते हैं। गौड़ जनजाति का प्रिय भोजन होता है कोदू या कुटकी। ये इनका प्रिय भोजन है, कोदू या कुटकी। और प्रमुख खाद्य कौन सा है इनका? सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य, प्रमुख खाद्य इनका चावल। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा लोग चावल ही खाते हैं। भारत का सबसे ज्यादा अनाज के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला खाद्य जो है वो चावल है। उसके बाद दूसरा स्थान गेहूं का है। ये भी आप ध्यान रखना। ये आर्थिक क्रियाकलाप है अपने। आर्थिक क्रियाकलाप में अपन ने क्या पढ़ा? स्थानांतरित कृषि करते हैं लोग, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। शिकार करना वर्तमान में बंद कर दिया है। क्यों बंद किया? क्योंकि स्थानांतरित कृषि जो है उससे इनको इनकम होने लगी। तो उसी स्थानांतरित कृषि को ये लोग क्या करने लग गए? प्राथमिकता देने लग गए। ठीक है। एक काम और करते हैं लोग, महुआ जो होता है,
महुआ के वृक्षों से शराब बनाते हैं। महुआ के वृक्षों से शराब बनाते हैं। धूम्रपान भी करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, धूम्रपान भी करते हैं। ये तो हुई आर्थिक क्रियाकलाप की बात। इसके बाद अपन देख लेते हैं इनके जो निवास स्थान है, वो निवास स्थान और आवास जो होते हैं इनके, निवास स्थान। मकान को क्या कहेंगे? मकान को कहेंगे पल्ली। इस जनजाति में मकान को क्या कहा जाता है? पल्ली कहा जाता है। देखो, इन लोगों के मकान जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र पे होते हैं, इसलिए उनकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे कोई मकान है, ये इस प्रकार से बने होते इस प्रकार से बने होते हैं। इस प्रकार के घास फूस के बने मकान होते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि गांव का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। इनमें क्या कहलाता है? पटेल। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं, मुखिया पटेल। और गांव का चौकीदार जो होता है, गांव का चौकीदार, उसको बोलते हैं कोतवाल। गांव के चौकीदार को क्या बोलते हैं लोग? कोतवाल बोलते हैं। एक और होता है मंदिर का जो पुजारी होता है, इनके पुजारी को ये लोग बोलते हैं देबारी। पुजारी का नाम क्या है? देबारी है। आगे देखना, इस जनजाति के जो लोग हैं उनके आराध्य देवता जो होते हैं, आराध्य देवता कौन होते हैं? शंभू महादेव। शंभू महादेव इनके आराध्य देव हैं। और आराध्य देवी जो है देवी, वो है शीतला माता। ये भी आप याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जनजाति जो है कितने राज्यों में निवास करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निवास करती है। इतने राज्यों में निवास करती है, मतलब भाषा भी अलग अलग बोलती होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाषा कौन कौन सी बोलती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा बोलते हैं लोग। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात जो है इनकी, वो क्या है? इनकी वेशभूषा कैसी होती है? इनकी वेशभूषा होती है, ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सूती वस्त्र। जिनमें पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं धोती। पुरुष धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती है। महिलाएं क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है इनका, वो सामाजिक परिवेश। मैंने आपको पहले बता दिया, सामाजिक परिवेश। लास्ट टॉपिक अपना ये होता है, सामाजिक परिवेश। देखो, इसमें पॉइंट बना के लिख लेना या फिर एरो लगा के आपको लिखना है। सामाजिक परिवेश में पहला एरो जो है आपका, वो है परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। अपन ने इससे पहले भील जनजाति में भी लिखा है पितृसत्तात्मक समाज, वही यहाँ पे परिवार का मुखिया
पिता। देखो एक स्पेशल विशेषता है इनकी, पिता की मृत्यु होने के बाद में जो संपत्ति होती है उसको ये लोग क्या करते हैं कि पिता के जितने पुत्र होते हैं उन पुत्रों में उसी समय विभाजित कर देते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है। इसके बाद इन लोगों में, इस जनजाति में या इनके जो समाज है उसमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह और गंधर्व विवाह प्रचलित है। सेवा विवाह का मतलब होता है लड़का पहले लड़की के माता पिता की सेवा करता है, उसके बाद अगर लड़की के माता पिता को लड़का पसंद आ जाए या उनको भरोसा हो जाए कि हाँ ये मेरी लड़की को सुखी रखेगा तो वो उनके साथ में विवाह कर देते हैं। विनिमय विवाह में मूल्य देकर विवाह करना, एक निश्चित मूल्य चुकाया जाता है उससे विवाह किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो महिलाएं होती है गौड़ जनजाति में, महिलाएं शरीर को गुदवाती है। इनमें एक प्रथा है, शरीर को गुदवाती है लोग, ये महिलाएं शरीर को गुदवाती है। इसके बाद नेक्स्ट इनके जो औजार होते हैं वो तीर, कुल्हाड़ी, दराती और फावड़ा होते हैं। ये इनके औजार होते हैं। ये अपनी गौड़ जनजाति है, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई स्टेप बाय स्टेप। सामाजिक परिवेश लेके अपन ने आर्थिक क्रियाकलाप जो थे उनमें आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ा दिए मैंने। निवास क्षेत्र पढ़े अपन ने। भोजन, किस प्रकार का भोजन करते हैं वो आपको बता दिया। निवास क्षेत्र को मैंने मानचित्र की दृष्टि से पूरा इम्पोर्टेंट माना है, इसलिए मैं हर लेक्चर में आपके लिए एक मानचित्र लेकर आ रहा हूँ। आप भी इनको अपनी नोटबुक में बनाएं और अच्छी तरह से बनाएं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है आप वैसे ही बनाएं इसको। इसके बाद इसके मानचित्र जो है मैं आपके PDF में डाल दूंगा, उसमें भी आपको ये भरे हुए कंप्लीट ऐसे कैसे मिल जाएंगे, वहां से देख के भी आप बना सकते हो। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसकी बात अगले लेक्चर में करेंगे। आप इस ऐप पर रोजाना कंप्लीट जैसे लेक्चर आपका डले उसको पढ़ो और उसका जो राइटिंग वर्क है वो करो। उसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रही समझने में उसको भी आप चैटिंग के माध्यम से हमें क्वेश्चन लिख के भेजें या फ़ोन करें, हमने आपको हेल्पलाइन नंबर भी उसमें दे रखे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।